अब देखिए आज का हमारा वर्ड है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को हम लोग जिस मशीन से मेजर करते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। अब आप लोग तो जानते होंगे ना बच्चों कि जब भी हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो समुद्र तल से ही करते हैं और उसको यूजुअली हम लोग एचजी लेते हैं, वाटर कभी नहीं लेते हैं। बैरोमीटर में हम लोग क्या लेते हैं? एचजी लेते हैं। अब समुद्र तल से ही हम क्यों नापते हैं और एचजी क्यों लेते हैं, अगर इसके बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मोल कंसेप्ट का एक पूरा सीरीज बना हुआ है, वहां पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल कोशिका। अब ये क्या है? देखिए कहीं भी हम लिविंग सिस्टम की बात करेंगे ना तो लिविंग सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सेल। ठीक है बच्चों, तो सेल क्या हुआ? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। अब आप लोग को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये सेल का डेफिनेशन नहीं है, ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर सेल के डेफिनेशन की बात की जाए ना तो सेल को डेफिनेशन अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है। मैं एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूं जिनका सेल का डेफिनेशन काफी अच्छा है और वो अभी यूज में भी है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग बीइंग, इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सेल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल। जब हम सेल के डेफिनेशन की बात करेंगे ना तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सेल वाज गिवन बाय लोवी एंड सिक्विथ। उन्होंने क्या बोला था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल activity delimited by semi-permeable membrane and capable of reproducing in a media free from other living beings। जब भी मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा ना, सेल बायोलॉजी, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी तो बस हमको यही समझिए ना आपकी सेल का मतलब कोशिका होता है, यही बहुत है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है टिश्यू। ये क्या है? बहुत सारे सेल मिलके बच्चों अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। ये नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है साइटो। साइटो इज ए जनरल टर्म विच इज यूज्ड फॉर सेल। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, सेल के अध्ययन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? साइटोलॉजी बोल सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल डिवीजन। अब देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां सेल डिवीजन होगा। जैसे ये मेरा हाथ है, कोई बच्चा का हाथ है, वो 5 वर्ष का है, जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तो उसका हाथ बड़ा हो जाएगा ना, सिर बड़ा हो जाएगा, ये सब चीज बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या जरूरत होगा बच्चों? उसके लिए जरूरत होगा सेल डिवीजन का। ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन होगा ही क्यों? देखिए जब भी हम लिविंग सिस्टम की बात करेंगे ना तो वहां पे सेल होगा, और लिविंग सिस्टम में जो ग्रोथ होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के ही कारण होता है। ठीक है, अगर जब भी हम लिविंग सिस्टम की बात करेंगे तो 2 प्रोसेस हमको देखने को मिलेगा ही, एक ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। ये दोनों में जो इन्वॉल्व है वो क्या चीज है? सेल डिवीजन ही इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, तो सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर द लिविंग सिस्टम और लिविंग बीइंग्स। व्हाई? 2 रीजन है। कौन सा? एक तो ग्रोथ के लिए कि कहीं भी अगर ग्रोथ होगा तो वहां पे सेल डिवीजन होगा, और दूसरा क्या होगा? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अपने जैसा उसको प्राणी प्रोड्यूस करना है ना, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। यहां देखो बच्चों, यहां पे वर्ड है माइटोसिस और मियोसिस। अब इसको समझिए, ये दोनों सेल डिवीजन ही है, लेकिन जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे ना, जहां सेल का नंबर इंक्रीज होगा वहां पे माइटोसिस होगा। ये क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसको हम लोग समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। समसूत्री विभाजन क्यों बोलते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होता है, क्रोमोजोम नंबर एज इट इज रह जाता है। जैसे एक सेल से 2 सेल बना, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और इससे 2 सेल बन गया। ठीक है, तो अगर इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। इस तरह का डिवीजन हम लोग के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस। इसको हम लोग इक्वेटोरियल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होता है, क्रोमोजोम नंबर इज स्टोर्ड एट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मियोसिस। आइए मियोसिस देख लेते हैं। इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं बच्चों। ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। कहीं भी अगर रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों तो वहां पे क्या होता है? ये मियोसिस ही होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो यहाँ पे 23 और 23 होगा।
तो अब क्या होगा, इसमें हाफ हो गया ना, दैट्स व्हाई मियोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर हो गया वो रिड्यूस्ड हो गया हाफ में, इसीलिए हम लोग इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और इससे क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम लोग मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, गैमेट बनने के लिए जरूरी है। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हो आप?